पिछले भाग में आपने सुना कि राजकुमारी चंद्रिका ने अपने सुंदरता को छुपाने के लिए और लोगों की बुरी नज़र से और गंदी नज़रों से बचने के लिए अपने पूरे शरीर पर कालिक पोत ली ताकि वो बदसूरत हो जाए और लोग उसकी तरफ देखना भी गवारा न करे। फिर वह अपने ससुराल जाने का तय करती है। उधर राजा दुर्जन को जब ये पता चलता है कि राजकुमारी चंद्रिका महल छोड़कर चली गई है तो वह बड़ा परेशान होता है। वह तो अब राजकुमारी को ढूंढने के लिए भी सिपाहियों को नहीं भेज सकता था, क्योंकि उसने स्वयं ही राजकुमारी चंद्रिका की मौत की खबर उसके ससुराल भिजवाई थी। राजा बड़ा बेचैन सा हो गया। इधर जो राजकुमारी चंद्रिका थी वो कुरूप बनकर अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर महल के बाहर सैनिकों ने उसे रोक लिया और कहने लगे, ए कुरूप स्त्री, तू कहाँ जा रही है? राजकुमारी चंद्रिका ने अपना नाम बदलकर उनसे कहा कि मेरा नाम चंदा है और मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। तभी सैनिकों ने कहा, पर राजा के पास इस समय तुमसे मिलने का समय नहीं है, कल आना, चली जाओ यहाँ से। सिपाहियों की बातें सुनकर चंदा वापस लौट गई, लेकिन दूसरे दिन फिर वह राजा से मिलने आई तो सिपाहियों ने उसे फिर वापस भेज दिया। वापस जाने के बाद तीसरे दिन फिर चंदा राजा से मिलने के लिए आई। सिपाही जब उसे वापस भेजने लगे तो चंदा ने कहा कि आज तो मैं राजा साहब से मिलकर ही जाऊंगी, चाहे कितना भी समय हो जाए। वह सुबह महल के बाहर बैठी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजा महल से बाहर नहीं आए थे। चंदा राजा की राह देखती रही। रात से सुबह हो गई। सुबह जब राजा महल से बाहर आए तो चंदा महल के बाहर ही बैठी थी। सिपाहियों से राजा ने पूछा, ये कौन है? तभी सिपाहियों ने कहा, महाराज, पता नहीं कौन मूर्ख स्त्री है, पिछले 3 दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही थी। तभी राजा कृष्ण राय ने कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? चंदा ने कहा, महाराज, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। राजा ने कहा, अभी मैं जल्दी में कहीं जा रहा हूँ, शाम को जब लौटूंगा तो तुम महल आ जाना, मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा। तब चंदा ने कहा, पर आपके सैनिक मुझे महल के अंदर जाने नहीं देते। राजा ने सिपाहियों से कहा कि शाम को इसे महल के अंदर जाने दिया जाए। राजा की बात सुनकर चंदा मन में बड़ी खुश हुई। राजा वहां से चला गया। चंदा सुबह से शाम तक वहीं बैठी थी। राजा जब महल वापस लौटे तो चंदा भी राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने चंदा से कहा, कहो, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो पिछले 3 दिनों से तुम मुझसे मिलना चाहती थी? चंदा ने कहा, महाराज, मुझे आपके महल में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मुझे काम की बड़ी ज़रूरत है। राजा ने कहा, पर मेरे महल में तो पहले से बहुत से नौकर नौकरानियां हैं, मुझे नौकर की ज़रूरत नहीं है। तभी चंदा ने कहा कि पर महाराज, मुझे काम दे दीजिए। राजा ने कहा, तो ठीक है, मुझे तुम बड़ी मजबूर लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें महल में काम दे देता हूँ। चंदा ने कहा, महाराज, काम देने से पहले मेरी 2 शर्तें सुन लीजिए। राजा ने जब ये सुना तो हैरान हो गया। दरबार में बैठे सभी लोग हैरानी से चंदा की ओर देखने लगे और कहने लगे, ऐसी कुरूप स्त्री को तो कोई अपने पास खड़ा न होने दे, और राजा जब इसे महल में काम दे रहे हैं तो ये शर्तें रख रही है, कैसी अजीब और मूर्ख औरत है। लोगों की बातें सुनकर राजा कृष्ण राय ने कहा, शर्तें कौन सी तुम्हारी 2 शर्तें हैं, जरा बताओ तो मुझे। तभी चंदा ने राजा से कहा, महाराज, मैं जो भी काम करूंगी उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूँगी, केवल 2 वक्त का खाना ही मुझे चाहिए, यह मेरी पहली शर्त है। राजा ने कहा, और दूसरी शर्त? चंदा ने कहा, महाराज, अगर काम करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बेशक से कोड़े मरवा लेना, लेकिन कभी मुझे काम से मत निकालना, यही मेरी दूसरी शर्त है। ये शर्तें सुनकर राजा हैरान था कि कैसी भोली स्त्री है जो शर्तें भी ऐसी रख रही है जिसमें उसी का नुकसान है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे पशुओं के बाड़े में काम करोगी और वहीं सो जाना।
2 वक्त का खाना भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। ये बात सुनकर चंदा बड़ी खुश हुई। उसी दिन से वह पशुओं के बाड़े में काम करने लगी। साफ सफाई से लेकर उनके खिलाने पिलाने, नहलाने और यहाँ तक कि दूध धोने का काम भी चंदा बड़ी ही मेहनत से करने लगी। कुछ समय के बाद चंदा की मेहनत के कारण पशुओं की सेहत में सुधार हो गया और वे अब ज़्यादा दूध देने लगी थी। जब राजा को इस बारे में पता चला तो राजा चंदा की मेहनत से खुश होकर उसे महल के छोटे मोटे काम भी देने लगे। अब महल में भी चंदा का आना जाना होने लगा। जब भी वह महल में आती तो उसकी नज़रें केवल राजकुमार प्रताप को ही ढूंढती थी कि काश एक नज़र राजकुमार प्रताप उसे दिख जाए। इसी ताक में वह रहती थी। जब जिस दिन भी उसे राजकुमार प्रताप की एक झलक दिख जाती थी वह बड़ी खुश सारा दिन रहती थी और मन लगाकर काम करती थी। एक दिन जब वह पशुओं के बाड़े में काम कर रही थी तो उधर घूमते हुए राजकुमार प्रताप निकल आए। तभी चंदा ने उसे एकदम से देखा तो देखती ही रह गई। तभी वहां पर एक सैनिक आया और कहने लगा, ए कुरूप स्त्री ऐसे घूरकर राजकुमार को क्या देख रही है, उन्हें नज़र लगाएगी, ये अपने काम कर। ये बात सुनकर चंदा अपने काम में लग गई। ये बात जब राजकुमार प्रताप ने सुनी तो सैनिक से कहने लगा, तुम ये उस स्त्री से कैसे बातें कर रहे थे, वो खूबसूरत नहीं है, इसमें उसका क्या दोष है, भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। और खूबसूरती केवल बाहरी ही नहीं होती, मन की सुंदरता भी होनी ज़रूरी होती है। जो मन से सुंदर नहीं होता वह इंसान सुंदर कहलाने के लायक नहीं होता। ये बात सुनकर सैनिक की नज़रें झुक गई। लेकिन जब चंदा ने ये सब बातें सुनी तो वह सोचने लगी, राजकुमार के कितने अच्छे विचार हैं, वह केवल बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं देते हैं। वह बड़ी खुश हुई और वह दिन भी उसका बड़ी खुशी के साथ बीता। वह समझ गई थी कि राजकुमार प्रताप एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। फिर एक दिन राजा कृष्ण राय ने दरबार में घोषणा की कि वह राजकुमार प्रताप का दूसरा विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पहली पत्नी तो मर चुकी है। अब राजकुमार का दूसरा विवाह तो करना होगा। उसके लिए वे राजकुमारी की तलाश करने लगे। जब इस बारे में राजकुमार प्रताप को पता चला तो कहा कि वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में तो उनकी पहली पत्नी राजकुमारी नंदिनी का चेहरा ही बसा हुआ है। उनके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती ही उनके मन में बसी हुई है। वे और किसी से विवाह करना नहीं चाहते हैं। तभी राजा ने राजकुमार प्रताप को समझाया कि जो दुनिया से एक बार चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। उसकी यादों के सहारे तुम कैसे जीवन काटोगे, इसलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। राजा ने कैसे ना कैसे करके राजकुमार को विवाह के लिए मना लिया। राजकुमार ने भी अनमने मन से हामी भर दी। राजा ने राजकुमार के लिए पास के राज्य की राजकुमारी सुनैना को पसंद किया। जब इस बारे में चंदा को पता चला तो वह सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, राजकुमार की पहली पत्नी तो मैं हूँ और मेरे जीवित होते हुए राजकुमार प्रताप का दूसरा विवाह कैसे हो सकता है। लेकिन वह यह सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने तय किया कि वह राजकुमारी सुनैना को जाकर सारी बात बताएगी और उसे विवाह न करने के लिए मना लेगी। उसी रात को वह घोड़े पर सवार होकर सबसे नज़रें बचाकर राजकुमारी सुनैना के पास पहुंची और कहा कि राजकुमारी जी, मैं राजकुमार प्रताप के राज्य से आई हूं, मेरा नाम चंदा है। आप राजकुमार प्रताप से विवाह करने के लिए इनकार कर दीजिए। राजकुमारी सुनैना ने कहा, पर वो किस लिए? तब चंदा ने कहा कि क्या आप नहीं जानती, राजकुमार का पहले विवाह हो चुका है। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी पहली पत्नी तो मर चुकी है, इसलिए मुझे उनसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। तभी चंदा ने राजकुमारी सुनैना से कहा, राजकुमारी जी, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। राजकुमार प्रताप की पहली पत्नी जीवित है। ये बात सुनकर राजकुमारी सुनैना कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये सब कैसे जानती हो? तभी चंदा ने कहा कि आप स्वयं देख
लीजिए। तभी चंदा ने अपने मुख की कालिक हटाई तो खूबसूरत चेहरा राजकुमारी सुनैना को नजर आया। राजकुमारी सुनैना कहने लगी, ये सब क्या है? इस कालिक के पीछे ये खूबसूरत चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? आखिर तुम कौन हो? तभी चंदा ने कहा, राजकुमारी जी, मैं ही राजकुमार प्रताप की पहली पत्नी राजकुमारी चंद्रिका हूँ। ये सब सुनकर राजकुमारी सुनैना कहने लगी, अगर तुम जीवित हो तो तुम ये सच्चाई राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? तभी राजकुमारी इस चंद्रिका ने राजकुमारी सुनैना को अपने पिता के महल से भागकर आने से लेकर राजकुमार के महल में चंदा नाम से नौकरानी बनकर रहने तक की सारी सच्चाई राजकुमारी सुनैना को बता दी। राजकुमारी नंदिनी की सच्चाई जानकर राजकुमारी सुनैना की आंखें भर आई और कहने लगी, सच में तुम्हारी कहानी बड़ी दुख भरी है। आखिर कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है? पर तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तो राजकुमार से विवाह करने से इनकार कर दूंगी, लेकिन फिर राजा राजकुमार के लिए कोई अन्य राजकुमारी पसंद करेंगे और उससे राजकुमार का विवाह करेंगे। तुम किस किस के पास जाकर अपनी सच्चाई बताती फिरोगी? तभी राजकुमारी नंदिनी ने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी विनती मानकर, और आपको सच्चाई भी पता चल गई है, इस विवाह के लिए इनकार कर दीजिए। तब राजकुमारी सुनैना ने कहा, ठीक है, मैं इस विवाह के लिए अपने तरीके से इनकार कर दूंगी, अब तुम निश्चित होकर जाओ। राजकुमारी नंदिनी ने फिर से अपने चेहरे पर कालिक पोती और घोड़े पर सवार होकर रातों रात महल वापस लौट आई। किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ही राजकुमारी सुनैना अपने माता पिता के पास गई और उनसे कहा कि वह राजकुमार प्रताप से विवाह नहीं कर सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो राजकुमार और उनकी दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसके माता पिता ने इसका कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी सुनैना ने राजकुमारी नंदिनी की सच्चाई उन्हें नहीं बताई और कहा कि बस आप ये समझ लीजिए, ये विवाह न होना ही राजकुमार प्रताप और मेरे लिए सही होगा। माता पिता ने भी राजकुमारी सुनैना से ज़्यादा नहीं पूछा और एक पत्र लिखकर राजा कृष्ण राय के पास सैनिक के हाथ पहुंचा दिया। जब पत्र राजा कृष्ण राय को मिला तो उनके मंत्री ने पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि राजकुमारी सुनैना राजकुमार प्रताप से विवाह करना नहीं चाहती है। इसके पीछे जो कारण है वो तो उनकी राजकुमारी ही जानती है, लेकिन हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी मित्रता जैसी पहले थी ऐसी ही बनी रहे। इस संबंध के टूटने से हमारी मित्रता पर कोई आँच न आए, ऐसा विनम्र प्रस्ताव लिखकर भेजा हुआ था। राजा कृष्ण राय ने जब ये सुना तो वह बड़े दुखी हुए कि राजकुमार की पहली पत्नी तो मर गई थी और दूसरी राजकुमारी ने विवाह से इनकार कर दिया। अब राजकुमार प्रताप का क्या होगा? लेकिन जब राजकुमार प्रताप को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं तो पहले ही ये विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती की और देख लिया नतीजा। अब आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे उसके लिए मजबूर किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अपने पुत्र के मुँह से ऐसी बातें सुनकर राजा हैरान था। फिर कभी राजा ने राजकुमार से उसके विवाह की बात नहीं कही। इस तरह से चंदा जो है महल में अब खुशी से रहने लगी कि अब राजकुमार प्रताप दूसरा विवाह नहीं करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद जो चंदा था उसका ये रोज़ का नियम था कि वह गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी और वहीं जंगल में एक घने पेड़ों के बीच में एक सुंदर पानी की झील थी। वहीं पर वो स्नान करके आया करती थी और अपनी सुंदरता को भी निहारा करती थी।
एक दिन जब वह पशुओं को लेकर जंगल की तरफ जा रही थी, तभी राजकुमार भी, जो उस दिन बड़े उदास थे, घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गए। तभी उन्होंने देखा कि रूपा गायों को चराने के लिए जंगल में आई हुई है। फिर राजकुमार ने थोड़ी देर में देखा कि रूपा गायों को चरने के लिए छोड़कर आगे की ओर जा रही है। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर सोचा कि देखूं तो सही ये कहाँ जा रही है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे हो लिया। तभी उसने देखा कि रूपा जो है अपने कपड़े उतार रही थी। राजकुमार एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गए। उन्होंने उसे कपड़े उतारते हुए नहीं देखा, अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनके लिए ये शिष्टता नहीं थी कि प्राय स्त्री को वह कपड़े उतारते हुए देखे। जब रूपा नदी के पानी में उतर गई और पानी की आवाज़ आई तो राजकुमार ने आंखें खोली, तो जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। पानी में उतरते ही रूपा ने जैसे ही अपने चेहरे पर पानी डाला तो उसकी चेहरे की सारी कालिक उतर गई थी और उसका खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। ये देखकर राजकुमार प्रताप हैरान था कि आखिर रूपा ने ऐसा क्यों किया हुआ है कि अपने इतने सुंदर चेहरे पर कालिक पोत कर क्यों रहती है। यह रहस्य उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चेहरा उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी नंदिनी का हो। फिर वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने नंदिनी को शादी के वक्त ही एक ही झलक देखा था, पर उसका चेहरा उसे वैसा ही लग रहा था। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था कि नंदिनी तो मर चुकी है, ये कैसा छलावा है। फिर ऐसे देखते देखते ही वह बेहोश सा हो गया था। फिर उसकी आंख जब खुली तो शाम हो चुकी थी और रूपा जो है गायों को लेकर वापस जा चुकी थी। जंगल में कोई नहीं था। राजकुमार वापस महल लौट आए। फिर राजकुमार सारी रात उसी बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन राजकुमार सुबह जल्दी ही महल से जंगल की और घोड़े पर सवार होकर निकल गया और उसी जगह पहुंच गया जहां पर वो नदी थी। उसने घोड़े को एक पेड़ के पीछे बांध दिया और स्वयं एक पत्थर के पीछे छुप गया और रूपा के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने गायों की घंटी की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि रूपा गायों को लेकर आ रही है। फिर उसने देखा गायों को चरने के लिए छोड़कर रूपा ने इधर उधर देखा और फिर नदी में स्नान करने के लिए चली गई। जैसे ही नदी में स्नान करने के बाद उसने अपना चेहरा पानी से बाहर निकाला। उसके चेहरे को देखकर राजकुमार हैरान हो गया कि ये सच्चाई है, छलावा नहीं है। इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे पता लगाना होगा। रूपा जैसे ही स्नान करके बाहर निकली और अपने चेहरे पर कालिक पोतने लगी, उसी समय राजकुमार ने आवाज़ लगाई, राजकुमारी नंदिनी ठहर जाओ। ये आवाज़ सुनकर रूपा हैरान हो गई। राजकुमार को देखा तो चौंक गई। फिर राजकुमार ने कहा, राजकुमारी नंदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? इतने खूबसूरत चेहरे पर कालिक क्यों पोत रही हो? मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी पत्नी राजकुमारी नंदिनी ही हो, पर चेहरे पर कालिक पोतने का क्या रहस्य है, मुझे बताओ। तभी रूपा ने राजकुमार प्रताप को अपने पिता के महल से भागकर आने से लेकर उसके महल में आकर कालिक पोत कर नौकरानी बनकर रहने तक की सारी बातें राजकुमार को रोते हुए बता दी। सारी कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने कहा कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ। भला एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। अब तुम्हें ये कालिक पोत कर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब से मैंने तुमसे विवाह किया था तुम्हें ही अपनी पत्नी माना था और किसी के बारे में सोचा भी नहीं था, और मैं जानता था कि तुम जीवित
हो मेरा मन कहता था, पर आज तुम मुझे सच में मिल गई हो। मैं बड़ा खुश हूँ। वह राजकुमारी नंदिनी को लेकर महल में पहुँच गया। महल में पहुँचकर राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार प्रताप ने सारी सच्चाई राजा कृष्ण राय को बता दी। जब सच्चाई का पता चला तो राजा कृष्ण राय को बड़ा क्रोध आया और उसने सैनिकों से कहा कि दुर्जन राजा के राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी करो। तभी राजकुमारी नंदिनी ने कहा, नहीं महाराज, आप चढ़ाई मत कीजिए, पहले मुझे अपने पिता से मिलकर कुछ बातें करनी हैं। उधर जो राजा दुर्जन था वही इसी आग में जल रहा था कि उसने अपनी ही पुत्री के बारे में इतनी ये बुरी बात कैसे सोची। अब वह यही सोच रहा था कि काश उसकी राजकुमारी उसे एक बार मिल जाए और वह उसके पैरों में गिरकर उससे अपने किए की माफ़ी मांग ले तो वह चैन से मर सकता है। जब राजकुमारी नंदिनी अपने पति राजकुमार प्रताप के साथ अपने पिता के महल में पहुंची और राजा दुर्जन को ये बात पता चली तो वह राजकुमारी नंदिनी के पास आते ही उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना गिर गया कि मैंने अपनी ही बेटी पर बुरी नज़र डाली। जब से तुम यहाँ से गई हो तब से मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था कि काश तुम मुझे एक बार मिल जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। राजकुमारी चंद्रिका ने जब अपने पिता की ये हालत देखी तो कहने लगी, पिताजी आपका पछतावा ही आपकी माफ़ी है। ये बात सुनते ही राजा दुर्जन के प्राण पखेरु हो गए। राजकुमारी चंद्रिका ने अपने पिता का दाह संस्कार किया और फिर अपने पिता के राज्य को और अपने पति के साथ मिलकर संभाला। राजकुमारी चंद्रिका ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, यहाँ तक कि उसे नौकरानी बनकर भी काम करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में जीत उसी की हुई। इसलिए कहते हैं हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।